हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पीजीटी एजुकेशन में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जी ओडिशा के एग्जाम के लिए। ऑल्दो एजुकेशन का सब्जेक्ट जहां पर भी है, एजुकेशन सब्जेक्ट आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां के लिए इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका वेस्ट बंगाल का सेट हो या किसी और जो है स्टेट का सेट हो, तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। ठीक है, जहां पर भी एजुकेशन आएगी। सो 6th क्लास है जी, 50 क्वेश्चन हमने किए थे 2021 में जो एग्जाम हुआ था डिग्री कॉलेजेस में के लिए, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और 50 क्वेश्चंस तक मैंने आपको बताया था कि मेरे पास आंसर की नहीं है, तो स्टूडेंट्स ने, काफी सारे स्टूडेंट्स ने इवन आंसर की भेज दी है। सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों का जिन जिन ने भेजी। उसके अलावा जब आंसर की मैंने चेक की तो उसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हम पहले कर चुके हैं और उनके आंसर जो आपके आंसर की में डिफरेंट दिए हुए हैं। सो पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करना ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ आप किसी भी टीचर की क्लासेस देखें तो उनको रेगुलर देखा कीजिए, ताकि पिछली क्लास में अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गई, बिकॉज गलती से ही हो सकती है कोई चीज, जानबूझ के तो कोई टीचर गड़बड़ करेगा नहीं। सो आपके आंसर की के अकॉर्डिंग 2-3 क्वेश्चंस अलग आंसर उन्होंने दे रखे हैं, वो एक बार डिस्कस करेंगे हम कि वो सही है नहीं है, क्या सिचुएशन है। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वन मोर थिंग, मैंने आपकी जो एसएसबी पीजीटी वाली जो प्लेलिस्ट है उसको अपडेट किया है आपके पेपर 2 के अकॉर्डिंग। कुछ एक चीजें रह रखी थी उसमें, सो वो अपडेटेड प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा एंड मेक श्योर आप जब 10 तारीख को एग्जाम देने जाएं सो इस प्लेलिस्ट में से आपने हर एक चीज जो है वो कर रखी हो। ओके, उसमें नेट के क्वेश्चन पेपर नहीं डाले, मैं वो भी डाल दूंगी। सो उसको चेक करते रहिए कि अपडेट हो गई। मतलब आप वीडियोस चेक कर सकते हैं कि मान लो 250 वीडियोस थी पहले, तो आपने 250 की 250 देख रखी है या नहीं। अगर 250 देख रखी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही ये 252 हो, 255 या जितने भी नंबर आगे वीडियोस का दिखे तो वो सारी वीडियोस आप देखिए आपने कौन सी नहीं चेक की है। ओके, चलिए जी क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमने साइलेंट मेडिटेशन की बात की थी। तो आपकी जो आंसर की है उसमें आंसर दे रखा है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने बोली ये बात, लेकिन हमने बात की थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की। एंड आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की पीडीएफ ओपन करके सर्च भी करके देखेंगे ना तो भी आपको साइलेंट मेडिटेशन मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यही है, और यही मैंने पहले बताया था क्योंकि मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेक करके आपको ये आंसर बताया था। ओके, सो इन्होंने क्यों सेकेंडरी एजुकेशन दे रखा है वो आई डोंट नो, बट हाँ इनका एग्जाम होता है, अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आपको आंसर की के हिसाब से तो फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन टिक कर सकते हैं आप। सो ये क्वेश्चन एक कंफ्यूजन वाला है कि इन्होंने आंसर की में ये चीज क्यों दी, जबकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में साफ साफ साइलेंट मेडिटेशन जो है कॉलेजेस में होना चाहिए। जो वर्शिप की हमने बात की थी कि क्लासेस शुरू होने से पहले थोड़े टाइम की वर्शिप, सो वो चीज मैं उस चीज पे अभी भी टिकी हुई हूँ कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इसका आंसर होना चाहिए। ऑल्दो आपकी आंसर की में इसका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक बार डिस्कस की हुई है कि क्रिएटिविटी रेफर्स टू, केवीएस में इसका आंसर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों दे रखा था, बट आपका जो आंसर की है उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो कि ऑब्वियसली मोर लॉजिकल है क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में ज्यादा क्रिएटिविटी की बात होती है। कन्वर्जेंट में तो फिर भी मतलब हम बोल देते हैं कि ठीक है 4 ऑप्शन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होते नहीं है, क्लोज एंडेड है, एक ही आंसर होना है, तो उसमें क्या क्रिएटिविटी होना। ठीक है, सो लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो कन्वर्जेंट में लेस ऑब्वियसली क्रिएटिविटी आएगी, अगर आएगी भी तो। बट मैंने वहां पे केवीएस के टाइम पे मैंने डाइवर्जेंट करवाया था आप लोगों को, लेकिन उन्होंने आंसर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दे दिया था जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे अभी। बट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस चीज का आंसर क्या होना चाहिए। बट डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्होंने दे रखा है आंसर की में, तो ये गलत नहीं बोलेंगे हम इसको, सही है ये आंसर। ओके, चलिए, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एसोसिएटेड विद, ये मैंने आपको कराया था कि हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी मतलब आप लेवल पे तो सेम पे हैं, यानी आपका स्ट्रेटा तो चेंज नहीं हो रहा, आप कंसिस्टेंट हैं स्ट्रेटिफिकेशन में। ठीक है, तो बट ये भी हो सकता है कि कंसिस्टेंसी इन स्ट्रेटिफिकेशन में ये ऐसा कुछ कहना चाह रही हूं कि जो चीज जैसी थी वैसी ही है, बट कहीं ना कहीं मोबिलिटी तो हुई है ना। तो इनका आंसर जो है वो है कि सेम सिस्टम है, लेकिन उस सेम सिस्टम में कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट आपका हुआ है, ऐसा
हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में इन्होंने आंसर दे रखा है। सो ये 3 क्वेश्चंस थे जो कि ऊपर नीचे मतलब डिस्कशन में हो गए थे, बट ये वाला तो चलो ठीक है, सेम सिस्टम की तो बात हो ही रही है कि आप, बट मोबिलिटी हुई है तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, तो हम ये मान भी सकते हैं। बट स्ट्रेटिफिकेशन में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ये दो ऑप्शन तो मैंने बताया था बिल्कुल गलत है। बट ये कंसिस्टेंट, ऑब्वियसली स्ट्रेटा तो सेम ही है ना जब सिस्टम सेम है तो, राइट। बट उसमें ये अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के लिए, सो इसका आंसर आप ए लेके चल सकते हैं। बाकी जो एक डाइवर्जेंट वाला भी ठीक है कि आप डाइवर्जेंट देंगे तो भी वो जस्टिफाई कर सकते हैं। एजुकेशन में यही थोड़ी सी चीज होती है कि अगर उनमें से 2 ऑप्शन है तो दोनों को जस्टिफाई किया जा सकता है, तो इन्होंने डाइवर्जेंट दिया है आंसर जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बट साइलेंट मेडिटेशन में मैं अभी भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ही रेकमेंड करूंगी आपको, क्योंकि उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन था जिसमें, हाँ ये क्वेश्चन किसी तो स्टूडेंट ने, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गई आप लोगों को दिखाने के लिए, बट किसी स्टूडेंट ने इसका आंसर डेफिनेटली एक्सप्लेन किया है। अगर आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे ना लास्ट लेक्चर की, तो उसमें उस स्टूडेंट ने साफ साफ एक्सप्लेन किया था, विच वॉज राइट, कि मेन अगर एम पूछा गया है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, तो सोसाइटी में चेंज, स्ट्रेटिफिकेशन तो वैसे ही रहेगा, सोसाइटी में चेंज तो होएगा ही एजुकेशन से, बट मोरल डेवलपमेंट जो है वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में नहीं होगा, विच आई अग्री। ये आंसर मेरा गलत हुआ, मैंने आप लोगों को गड़बड़ बताया, बट इसका आंसर सोशलाइजेशन है, जो कि जस्टिफाइबल है कि हाँ जब सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो एजुकेशन का मेन एम है कि वहां पे सोशलाइजेशन हो, सोशलाइज करें स्टूडेंट स्कूल में। ओके, तो वो मेन एम, सुटेबल एम रहेगा अगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखें। ओके, सो ये 4 क्वेश्चंस थे जिनमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, बाकी के क्वेश्चंस अब कवर कर लेते हैं। अब हमारे पास आंसर की भी है, सो कंफर्म जो है वो आपको चीजें अच्छे से पता चलेंगी। इंडिविजुअलिज्म इज द बिलीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंडिविजुअलिज्म किसका बिलीफ है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांता या सांख्य फिलोसफी। सो जब इनकी ये जो अपनी इंडियन फिलोसफीज की एक तरीके से हम बात करें, सो आंसर रहेगा जैनिज्म। लेकिन जब उनकी बात आए ना रियलिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म, वहां पे इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करते हुए आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ जाना है, क्योंकि हमने उसकी थीम्स में भी पढ़ा था कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करता है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जिस्टेंशियलिज्म वाला, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म भी इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करता है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर हम इनकी बात करें जैनिज्म, वेदांता या बुद्धिज्म वगैरह, तो उसमें जैनिज्म जो है उसके बिलीफ इंडिविजुअलिज्म की तरह आपको दिखेंगे। सोशल चेंज मीन, सोशल चेंज का क्या मतलब होता है? चेंज इन द मैनर, चेंज ऑफ मैनर इन सोसाइटी, मैनर में चेंज होना, एजुकेशनल प्रोसेस में चेंज होना, कल्चर या लैंग्वेज में चेंज होना, या स्ट्रक्चर या सोसाइटल इंस्टीट्यूशन के फंक्शन में चेंज होना। तो अगर आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में ही कोई चेंज आ रहा है या फंक्शन में चेंज आ रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बाकी सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी कि सोसाइटी में चेंज आ रहा है। ओके, तो सोसाइटी में चाहे मैनर में चेंज आए, कल्चर या लैंग्वेज में चेंज आए, वो दोनों चेंजेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के अंदर सारी चीजें आ गई। सो आंसर जो है इसका डी रहेगा जी। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हेल्प्स टू डेवलप क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, तो क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए कौन सी टेक्निक बेहतर है? मतलब इसमें तो सोचने वाली चीज भी नहीं होनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग जहां पर आ गया कि आप उसको, मतलब होता है ना तूफान आ जाना ब्रेन में ही आइडियाज का, तो वो आप उस चीज में जब सोचते रहेंगे तो वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक हो जाएगी जो कि क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर से निकालेगी। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इसका आंसर रहेगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की एबिलिटी किससे एसोसिएटेड है? क्रिएटिव थिंकिंग से एसोसिएटेड है, जो हमने अभी बात की थी। ऊपर वाले में उल्टा था कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या मतलब है? क्रिएटिव थिंकिंग मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आप ये ठीक है, इसी के साथ जा सकते हैं। बेटर आंसर, डाइवर्जेंट आए वहां पे क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आए वहां पर डाइवर्जेंट, तो डी आंसर रहेगा इसका। According to Piagetian theory, which of the following is least related to other three? तो obviously ये सारे पियाजे के ही वर्ड्स हैं कि adaptation, assimilation, accommodation। अगर बेहतर तरीके से देखें तो assimilation, accommodation and equilibrium जो इन्होंने बोला था। So point ये है कि इन सब में स्कीमा के मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, ये प्रोसेसेस हैं। ओके, लेकिन स्कीमा तो मतलब बेसिक चीज हो गई ना, वो तो बेसिक यूनिट है, वो अलग हो गई। तो ये तीनों प्रोसेस हैं, ये किसके बारे में है? स्कीमा के बारे में है। तो इन तीनों में से लीस्ट रिलेटेड टू अदर थ्री, मतलब ये तीन तो फिर भी रिलेटेड है आपस में कि अच्छा किसी में स्कीमा चेंज हम कर रहे हैं, किसी में पहले वाले स्कीमा के बेसिस पे ही हम नई नॉलेज में उस स्कीमा को उसके स्कीमा के बेसिस पे इंटरप्रेट कर रहे हैं। बट स्कीमा एक प्रोसेस नहीं है, स्कीमा तो एक स्ट्रक्चर हो गया ना जो हमारे दिमाग में बन जाता है, राइट। तो स्कीमा जो है वो इन
तीनों से बिल्कुल अलग माना जाएगा। ठीक है, नेचर इज द गाइड टू नर्चर, तो नेचर जो है वो आपका नर्चर को गाइड करेगी, यानी जो आप पालन पोषण या वो करते हैं ना, तो वो उसमें नेचर का रोल ज्यादा रहेगा। तो ये एसेंस जो है वो किस में है, प्रैग्मेटिज्म में, आइडियलिज्म में, नेचुरलिज्म में, या इक्लेक्टिक व्यू इन एजुकेशन। सो ऑब्वियसली नेचर की बात हो रही है तो नेचुरलिज्म इज बेटर ऑप्शन। And next question, which is of the following mobility is not related to modernization, यानी इनमें से कौन सी मोबिलिटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सो साइंटिफिक मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, साइकिक मोबिलिटी या फिजिकल मोबिलिटी कहीं ना कहीं ये रहेंगी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर कुछ है नहीं तो इसको ड्रॉप कर रखा है, इसके लिए सबको क्वेश्चन के मार्क्स मिले थे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज वुड सजेस्ट मोस्ट चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट इन वन और अदर वे, तो कौन सी थियरी इनमें से बताती है कि मतलब हर एक बच्चा या मोस्टली चिल्ड्रन जो है वो क्या है, इंटेलिजेंट हैं, एक नहीं तो दूसरे तरीके से। सो वो कौन बताता है, स्पीयरमैन का जी फैक्टर, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस, गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, या फिर बिने की मेंटल एज थियरी। सो आंसर रहेगा जी गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्योंकि गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमने 8 या 9 तरीके की इंटेलिजेंस जो है वो दे रखी, जो मैंने आपको करवा रखी है, ये सारी चीजें, सारी थियरीज जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, राइट। सो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी जो 8 वो इसके टाइप्स है ना, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो 9th ऐड हुआ है वो भी कमेंट करके बताइएगा टाइप्स में। एंड ये इंटेलिजेंट में जैसे मान लो नेचुरलिस्टिक वे है, या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, तो वो अलग अलग कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से तो इंटेलिजेंट इसमें निकल ही जाएगा। तो मोस्टली चिल्ड्रन जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं, एक नहीं तो दूसरे तरीके से। ठीक है, 59 which of the following is not an example of inter individual difference, तो इंटर मतलब जैसे इंटरव्यू होता है ना, दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंटर इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर एक इंसान अलग है, इंटर इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, मतलब इंटर और इंट्रा, आई थिंक आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। सो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस का एग्जाम्पल नहीं है। तो एक बच्चा मोटा है यानी कोई ना कोई पतला भी हो सकता है। चाइल्ड इज लाइक अदर्स, वो बाकी बच्चों की तरह ही है, बाकी दूसरों की तरह। एक चाइल्ड ब्लैक है तो यानी व्हाइट या ग्रे कोई और कलर भी होगा। नोज जो है बच्चे की शार्प है, किसी की शार्प है, किसी की हो सकता है ना हो, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया। फैट वाले में भी इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया और ब्लैक में भी इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। लेकिन जब हम बोल रहे हैं बच्चा दूसरे की तरह, चाइल्ड इज लाइक अदर्स, ठीक है, तो दैट मीन्स वहां पे हम कोई ना कोई सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, डिफरेंस नहीं दिखा रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये क्या है, बी आंसर इसका हो जाएगा, जिसमें हम बोल रहे हैं कि ये एग्जांपल नहीं है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस का। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, तो मल्टीकल्चरल यानी एक से ज्यादा कल्चर को आप बढ़ावा दे रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वहां पे वो चीजें देख रहे हैं। ठीक है, सो कौन सा इंपॉर्टेंट एम है मल्टीकल्चरलिज्म का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिक कल्चर एंड एथनिक हेरिटेज। ऑब्वियसली लग रहा है कि आप जब अलग अलग कल्चर या एथनिक हेरिटेज की समझ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, कि वो सब चीजें सब बच्चों को पता हो, मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करना ही तो एम होगा ना। Then to promote development of culturally responsible and responsive curricula, so culturally responsive curriculum को promote करना या develop करना, to facilitate acquisition of the attitudes, skills, knowledge to function in various culture, so अलग अलग कल्चर में आप जो है किस तरीके से बिहेव करेंगे या किस तरीके से फंक्शन करेंगे, वो एटीट्यूड, स्किल या नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हम मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, राइट। या फिर हम रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी से एलिमिनेट करने के लिए मल्टीकल्चरलिज्म का एम है। सो मल्टीकल्चरलिज्म की एम की बात हो रही है, तो यानी हम कहीं ना कहीं कल्चर को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, हम कोई रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट करना इसका एम नहीं है। ऑब्वियसली ये चीजें नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म का एम नहीं है ये। ओके, सो आप वेरियस कल्चर्स में आप क्या करेंगे, एक्वायर करना चाहेंगे, वेरियस कल्चर की जो स्किल्स है, नॉलेज है, चीजें हैं, तो वो एक्वायर करने में फैसिलिटेट करना इनका एम है। उसके साथ साथ अलग अलग कल्चर की समझ रखना भी इनका एम है। सो ये दो ऑप्शन अगर आपने करेक्ट किए थे, मतलब टिक किए थे, तो आपका आंसर सही था। सो ए और सी दोनों को ही सही बताया इनकी आंसर की में, विच इज ऑब्वियस कि हाँ ठीक है, जायज है। ठीक है, तो दोनों में से हम एक चूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही सही हैं और दोनों ही मेन एम है। ओके,
सो आई होप आपको आज के लेक्चर में चीजें समझ आई हो, फिर भी कोई कंफ्यूजन बचा है सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड एक बार अपनी प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा. अपडेटेड प्लेलिस्ट जो भी मैं अपडेट करूं उसमें और वीडियोस ऐड करूं, बिना सोचे समझे उनको देख के जाइएगा. ठीक है, सारी की सारी देखनी. अराउंड मोर देन 250 वीडियोस अब आपके पास हैं, ये तो आपके पूरे सिलेबस के लिए, एंड अभी भी एडअप हो ही रही है जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. प्लस में नेट की जो क्वेश्चंस मैंने करा रखी हैं वो भी मैं उसी के अंदर प्लेलिस्ट में डाल दूंगी ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, बिकॉज नेट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए. ओके, एंड आई होप आपको समझ आई हो चीजें. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग.